नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं, टाइम में थोड़ा पीछे, मध्यकालीन भारत की खोज करने। सोचिए, ये एक ऐसा जमाना था जब बहुत उथल-पुथल और बदलाव हो रहे थे। बड़े-बड़े साम्राज्य बन रहे थे और बिगड़ रहे थे, और नए-नए विचार जन्म ले रहे थे। हम ये देखेंगे कि इस दिलचस्प दौर ने भारत की कहानी को आखिर कैसे बदला। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद बने नए साम्राज्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उस दौर में हुए प्रतिरोध की भावना को समझेंगे और आखिर में व्यापार और समाज पर एक नजर डालेंगे। तो जब हम कहते हैं मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ तारीखें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए समझते हैं कि ये पीरियड इतना जरूरी क्यों है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें इस दौर की एक झलक देती है। आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत विदेशी हमलों से हुई, जिसके पीछे अक्सर 3 वजह होती थीं: धन, जमीन और धर्म। दिल्ली सल्तनत के बनने से लेकर खालसा की स्थापना तक ये समय वाकई बदलाव और भारी उथल-पुथल का था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला है तुर्किक। ये कौन थे? असल में ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग और उनकी संस्कृतियां थीं। ये लोग हमारी कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि शुरुआती हमलावर इसी इलाके से आए थे। अगला शब्द है मूर्ति भंजन या आइकोनोक्लाज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है पवित्र मूर्तियों या छवियों को तोड़ना, उनका विनाश करना। उस दौर के संघर्षों का ये एक बहुत, कह सकते हैं, दुखद हिस्सा था, क्योंकि कई हमलावरों ने मंदिरों को खास तौर से निशाना बनाया। फिर आता है जजिया। ये एक और जरूरी शब्द है। ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। पर यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक तरह से कंट्रोल करने का और कभी-कभी धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का भी एक जरिया था। और आखिर में है श्रेणी। इन्हें आप आज की बिजनेस एसोसिएशन की तरह समझ सकते हैं। व्यापारियों और कारीगरों के ये इतने मजबूत संघ थे कि इन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक तूफानों के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। चलिए अब बात करते हैं इस दौर की पहली बड़ी ताकत की, यानी दिल्ली सल्तनत। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और यहीं से भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कोई एक खानदान का राज नहीं था, बल्कि 300 सालों में एक के बाद एक 5 अलग-अलग वंशों ने यहां हुकूमत की और हर एक ने अपनी छाप छोड़ी। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, एक ऐसा सुल्तान जिसके आइडिया बड़े थे पर नतीजे अक्सर बहुत खतरनाक होते थे। जरा सोचिए, आपको हुक्म मिले कि अपनी राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाओ, या फिर आपके सोने चांदी के सिक्के रातों रात तांबे के टोकन में बदल दिए जाएं, कुछ आज के डिमोनेटाइजेशन जैसा, है ना? नतीजा ये हुआ कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। तो आम लोगों के लिए ये दौर कैसा था? सच कहें तो बहुत मुश्किल। जजिया जैसे भारी टैक्स थे, सरेआम बेइज्जती और धर्म बदलने का दबाव था। मंदिरों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया और फिर आया 1398 में तैमूर का हमला, जिसने तो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हजारों लाखों लोगों को गुलाम बना लिया। तो जब उत्तर में दिल्ली सल्तनत इन मुश्किलों से जूझ रही थी, तब दक्षिण में एक नई ताकत उभर रही थी और उत्तर से एक और शक्ति आने को तैयार थी। मतलब भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से पूरी तरह बदलने वाला था। दिल्ली सल्तनत जैसे ही कमजोर पड़ने लगी, दक्षिण में एक नया साम्राज्य विजयनगर तेजी से उभरा। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी नींव रखी और देखते ही देखते ये धन और शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन ये अकेले नहीं थे। इनके ठीक उत्तर में बहमुनी सल्तनत थी और इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने पूरे इलाके की किस्मत तय की। और फिर साल 1526 में उत्तर से एक नई आंधी आई, बाबर और उसकी मुगल सेना। पानीपत की लड़ाई एक असली गेम चेंजर थी। देखिए, बाबर की सेना छोटी थी, पर उसके पास एक ऐसा हथियार था जो इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना के पास नहीं था, और वो था बारूद और तोपें। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर उसने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासकों में अकबर का दौर एक ठहराव और स्थिरता लेकर आया। करीब 50 साल का शासन, और क्या क्या नहीं किया उसने।
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी, राजपूत राजाओं से दोस्ती की और रिश्ते बनाए, और उसके मंत्री टोडरमल का टैक्स सिस्टम तो कमाल का था, बहुत ही कुशल। उसके राज में कला और वास्तुकला तो अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब ये टेबल देखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज है। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। मुगलों के पास बेहतर मिलिट्री तकनीक थी, एक ही वंश का शासन था और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सेंट्रलाइज था। शायद इसीलिए वो सल्तनत के मुकाबले ज्यादा स्थिर राज कायम कर पाए। लेकिन कहानी सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों की नहीं है। कहानी उनकी भी है जिन्होंने अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठाई और बहादुरी से लड़े। ये प्रतिरोध भी कई तरह का था। पश्चिम में राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीरों ने अपनी आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं पूर्व में अहोमों का तरीका बिल्कुल अलग लेकिन बहुत असरदार था। उनकी पाइक सिस्टम बहुत ही शानदार थी, मतलब जमीन के बदले सैनिक सेवा। इस एक सिस्टम ने उन्हें इतनी बड़ी सेना दी कि वो मुगलों को भी टक्कर दे पाए। इसी दौर में सिख धर्म का भी उदय हुआ। शुरुआत में ये एक आध्यात्मिक आंदोलन था जो एक ईश्वर की बात करता था। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया। सच्चाई, करुणा, विनम्रता ये इसके मूल सिद्धांत थे। लेकिन जब जुल्म बढ़ा तो ये एक सैन्य शक्ति में बदल गया, खासकर 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। चलिए अब लड़ाइयों और राजा महाराजाओं की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आम जिंदगी कैसी थी और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसे चल रही थी। जब साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे तब व्यापारी व्यापार करने के नए नए तरीके निकाल रहे थे। हुंडी सिस्टम एक ऐसा ही कमाल का आइडिया था। इसे आप पुराने जमाने का बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट समझ सकते हैं। सोचिए कितना आसान और सुरक्षित हो गया, बिना कैश का जोखिम उठाए लंबी दूरी का व्यापार करना। इस सिस्टम ने इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा दिया। उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो तो समाज का दिल थे। एक तरह की कम्युनिटी बैंक की तरह काम करते थे। लोगों का दिया हुआ दान सिंचाई के तालाब बनवाने, सड़कें बनवाने और यहां तक कि व्यापारियों को लोन देने में भी इस्तेमाल होता था। मतलब वो पूरी लोकल इकोनॉमी के इंजन की तरह थे। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक सीखा। तो इस पूरे दौर से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि इतने सारे बाहरी हमलों के बावजूद भारत टिका रहा। कैसे? अपने लचीलेपन से, अपनी इकोनॉमी को वक्त के साथ बदलकर और लड़कर। ये सर्वाइवल और अडेप्टेशन की एक शानदार कहानी है। अब आपकी बारी, देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर का वो कौन सा सीक्रेट वेपन था? थोड़ा सोचिए। जी हां, बारूद और तोपें। बिल्कुल सही। यही वो तकनीकी बढ़त थी जिसने उसे जीत दिलाई। ये रहा दूसरा सवाल, अहोम इतनी बड़ी सेना कैसे बना पाए और उसे मेंटेन कर पाए? याद आया? जवाब है पाइक सिस्टम, जमीन के बदले सैनिक सेवा वाला उनका अनोखा सिस्टम। और ये आखिरी सवाल, हुंडी सिस्टम का आखिर इस्तेमाल क्या था? ये तो आसान है। इसका मकसद था कैशलेस व्यापार और क्रेडिट, जिसने लंबी दूरी के ट्रेड को बहुत सुरक्षित और आसान बना दिया था। तो आखिर में ये दौर सिर्फ जंग और सल्तनतों का नहीं था। ये कहानी थी सर्वाइवल की, इनोवेशन की और भारतीय समाज की उस जबरदस्त हिम्मत की जो कभी नहीं टूटी। इतने मुश्किल समय में भी लोगों ने जीने और आगे बढ़ने के रास्ते खोज निकाले, और यही बात सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है।